दोस्तों, एक ग्रह ऐसा है जो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन में है। उसका साइज और मास लगभग पृथ्वी के बराबर है। और सबसे ज्यादा मजे की बात कि इसका सरफेस लेवल कंपोजिशन, मतलब जिन मटेरियल से सरफेस लेवल प्लेनेट बनता है, वो भी पृथ्वी के लगभग समान है, जिस वजह से इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब ये सब सुनने के बाद अब आपको लग रहा होगा फिर तो इंसानों को उस ग्रह पर जाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ग्रह और कोई नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र है, जो इंसानों के लिए साक्षात नर्क के बराबर है। लेकिन क्यों? आखिर इन दोनों में इतनी समानता होने के बावजूद भी एक ग्रह आज एक पूरे बायोलॉजिकल इकोसिस्टम के लिए जिम्मेदार है, तो वही दूसरा ग्रह नर्क में कैसे बदल गया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वीनस और अर्थ की लेयर्स की साइड बाय साइड इमेजेस। और अगर आप गौर करेंगे तो दोनों ही प्लैनेट्स के पास एक एक्टिव कोर है और दोनों की आउटर लेयर एक मोटी क्रस्ट से घिरी हुई है। वीनस के पास भी अर्थ, मार्स और मरकरी जैसे सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरह आयरन निकल से बना हुआ एक कोर है। अब आप इन दोनों ग्रहों की कंपैरिजन टेबल में देख सकते हैं और जरा नोटिस करिए वॉल्यूम, डेंसिटी, यहां तक कि ग्रेविटी के मामले में भी वीनस धरती से कितना ज्यादा मेल खाता है। ऐसे में सवाल यहां आता है कि आखिर इन दोनों जुड़वा बहनों में यह जीवन की दरार आखिर आई कहां से? यह जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करीब 3 अरब साल पीछे। अब अगर हम इस दौर में जाएंगे तो पृथ्वी तप रही होगी, करीब 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, वो भी उस जगह जहां समुद्र थे। जी हां, उस समय पृथ्वी ऑलमोस्ट महासागरों से घिरी हुई थी, जहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 3 अरब साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और नियोन जैसी नोबल गैसें शामिल थीं, जिनकी उपस्थिति में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब इसी दौर में हमारा मार्स बर्फ से घिरा हुआ था, जहां भी किसी का सरवाइव करना नामुमकिन था। मगर इसी टाइम पीरियड में अगर हम वीनस में चले जाते तो उससे बेहतरीन जगह हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। पर कैसे? इसका जवाब हमें मिला नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के रिसर्चर्स द्वारा साल 2016 में डेवलप किए गए क्लाइमेट मॉडल्स में। अब जिन्हें मॉडल्स के बारे में नहीं पता, तो मॉडल्स बेसिकली मशीन लर्निंग के वो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी डेटा सेट पर ट्रेन होके किसी दूसरे प्लेनेट को लेकर चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। अब कल्पना करो कि अगर कोई ऐसा मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम या मॉडल है जिसने पिछले 100 साल में आने वाले सभी तूफानों का विश्लेषण किया है, तो वो अभी के मौसम के चहल पहल को देखते हुए ये कंपेयर करेगा कि अभी के मौसम में और तूफान के पहले वाले मौसम में क्या सिमिलैरिटीज रहती है। और फिर उस पुराने डेटा से कंपेयर करने के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होगी, उसे एज अ प्रिडिक्शन रिटर्न करेगा कि अगला तूफान आने वाला इवेंट ये होने वाला है या इतने टाइम के बाद ये होने वाला है। अब चूंकि वीनस का एक्यूरेट डेटा पाने के लिए हमें उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना था, इसलिए नासा द्वारा 4 मई 1989 के दिन वीनस की पूरी सरफेस की इमेजिंग करने के लिए और वहां का मॉडल प्रिपेयर करने के लिए मैजेलन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। और यह बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ। यह मिशन इतना इंपॉर्टेंट था कि अपने मिशन की लाइफ साइकिल के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ पे करीब 1200 जीबी का डेटा भेजा था, जो उस वक्त नासा के सारे प्लैनेटरी मिशंस के डेटा के साइज से भी 900 गीगाबिट्स ज्यादा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 13 सितंबर 1992 तक मैजेलन ने वीनस की 98% सरफेस की मैपिंग कंप्लीट कर ली थी, और जब सारी मैपिंग खत्म हो गई तब 13 अक्टूबर 1994 के दिन इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस की एटमॉस्फेयर में एंटर करवा दिया गया, जहां वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 10 घंटे के अंदर ही पूरा स्पेसक्राफ्ट यहां के भयंकर टेम्परेचर के कारण भस्म हो गया। अब मैजेलन ने वैसे तो हमें वीनस के ऑलमोस्ट पूरी कुंडली दे दी थी, मगर जो मुख्य खोज हमें मैजेलन की डेटा से मिली वो ये थी कि 85% वीनस सरफेस पे वॉल्केनो का लावा बह रहा है। इसके अलावा मैजेलन ने हमें ये भी बताया कि वीनस की सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 887 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 475 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा था। इसके अलावा वीनस की टोपोग्राफी कैसी है, वहां का कॉम्पोजिशन कैसा है, वहां सोलर रेडिएशन कितनी और किस तरह पहुंचती है, यह सारा डेटा मैजेलन ने अर्थ पे भेजा, जिसे आज सैकड़ों रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स में यूज किया गया है, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे यूजफुल एप्लीकेशन हमें मिला। माइकल वे और उनकी टीम द्वारा पब्लिश किए गए इस रिसर्च पेपर में टाइटल्ड "Was Venus the first habitable world of our solar system?" माइकल और उनकी टीम ने मेनली 4 तरह के डेटा कलेक्ट किए, जिसमें से एक थी मैजेलन मिशन से एक्सट्रैक्ट की गई वेन्यूसियन टोपोग्राफी, दूसरी सूरज और वीनस दोनों के मूवमेंट्स और चेंजेस को स्टडी करके सूरज की तरफ से वीनस पे आज से करीब 3 अरब साल पहले तक पड़ने वाले एस्टिमेटेड स्पेक्ट्रल इरेडियंस तीसरी थी। करंट थ्योरी के हिसाब से जो ओशियनिक एस्टिमेट्स वीनस को लेके किए जाते थे वो, और लास्टली वीनस का उस दौर का एस्टिमेटेड एटमॉस्फेरिक और स्फेरिक कॉम्पोजिशन, इस पूरे डेटा को कंबाइंड किया गया। कंप्यूटर मॉडल को इस कंबाइंड डेटा पे ट्रेंड किया गया और फिर अलग अलग सिनारियोज को डाल के देखा गया कि आखिर आज से 3 अरब साल पहले वीनस के क्या हालात थे। नाउ सरप्राइजिंगली हमारे सामने जो मॉडल आया उसके अनुसार इस टाइम पीरियड में वीनस की हैबिटेबिलिटी बिल्कुल अर्थ के लेवल पे थी, जहां इस पूरे ग्रह का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस देखा जा रहा था, जो ऑलमोस्ट अर्थ जितना ही है। और यही नहीं, टोपोग्राफी यानी जमीन के अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके डेटा को देखते हुए जब समय में अरबों साल पहले देखने की कोशिश की गई तो हाइड्रोजन आइसोटोप के क्वांटिटी को देखते हुए यह भी पाया गया कि इस दौर में वीनस में बड़े बड़े ओशंस भी मौजूद हुआ करते थे, जो यहां की हैबिटेबिलिटी को इतना बढ़ा देते थे कि यहां इवन धरती से भी पहले जीवन की शुरुआत होने के आसार बन गए थे। यहां क्या नहीं था? पानी था, हैबिटेबल एनवायरनमेंट था, मॉडरेट टेम्परेचर था। यहां तक इस बात की भी चांसेस है कि हो सकता है कि इस दौर में वीनस के अंदर जीवन की शुरुआत भी हो गई हो, जो आज की अर्थ के बराबर और 2 अरब साल पहले किसी भी लाइफ के लिए बिल्कुल सही हालत है। मगर फिर अचानक करीब 700 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम का पहला घर खंडर में तब्दील हो जाता है। अब इसको जानने के लिए हमें क्रोनोलॉजी के साथ इसके बेस्ट सूटेड एक्सप्लेनेशन को समझना पड़ेगा, जिसकी हिंट हमें मिलती है यहां पड़े लावा में। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज से करीब 700 मिलियन साल पहले वीनस पर एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके फटने के बाद से पूरे प्लैनेट पे लावा के साथ फैल गई भयंकर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े ज्वालामुखी तो धरती में भी फटते ही रहते हैं, पर अर्थ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वीनस में हुआ। ये जानने के लिए आपको थोड़ी सी प्लैनेटरी फिजिक्स समझनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की घटना का अध्ययन करते हुए हमने यह बात जानी है कि जब भी सनलाइट किसी भी प्लैनेटरी सरफेस पर पड़ती है, ना तो वो उस ग्राउंड सरफेस को गर्म करने का काम करती है, जिससे सनलाइट की खुद की थर्मल रेडिएशन रेडिएट होने लगती है और ये थर्मल ज्यादातर स्पेस में चली जाती है। यह निर्भर करता है उस ग्रह पर मौजूद एटमॉस्फेयर कंपोजिशन पर, सनलाइट को कितना अवशोषित या परावर्तित करता है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, जिससे ग्रह का तापमान समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है। अब चूंकि धरती का वायुमंडल 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसलिए हमें यह फर्क इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। पर उस एरप्शन के बाद वीनस का एटमॉस्फेयर कंपोजिशन पूरी तरह से हिल गया और वीनस के पूरे एटमॉस्फेयर में 95% तक अकेली कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसी कारण से सूर्य की तरफ से आने वाली हीट और थर्मल रेडिएशन यहां लगातार ट्रैप होती रही और टेम्परेचर आज इस कदर तक पहुंच गया है कि यहां कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। पानी भी धीरे धीरे गर्मी से वाष्पित होकर खत्म हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया। माइकल वे, जिनकी स्टडी पे हमने अभी कुछ ही देर पहले बात की, वो इस घटना के लिए वीनस की स्लो रोटेशन स्पीड को भी जिम्मेदार मानते हैं। वीनस एक रोटेशन अर्थ के करीब 243 डेज के टाइम पीरियड में पूरा करता है और उनका मानना है कि स्लो रोटेशन स्पीड होने की वजह से वीनस के एक पॉइंट पे काफी लंबे समय तक सनलाइट पड़ती रहती है।
इस कारण से वीनस का तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।